हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। क्यों? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो अभी आप खुले नहीं है क्या? नहीं सर, वो खुला तो है, आप तो एडमिन बन गए हैं सर। पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम। मैं दिखाई पड़ रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, अब मैं देख के बता रहा हूँ सर। अब देखिए, क्योंकि अभी हमें कोई आवाज उधर से नहीं आ रही है। हाँ जी, बताएं। नहीं सर, फोटो भी आ रही है। नहीं, लेकिन मेरी आवाज जा रही है। जी सर, आवाज भी आ रही है, फोटो भी। आप कंटिन्यू करें सर। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। A very good morning to all of you. I hope that I am audible to you. आप सब लोगों को आज के इस सत्र में हमारी शुभकामनाएं और सब लोगों का स्वागत। यह सत्र जो है हमारे जो डीएलएड के प्रशिक्षार्थी हैं उनके लिए है। और उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम जो एससीईआरटी के माध्यम से चल रहा है बड़ा ही सराहनीय है। इसमें कई अभी तक कार्यक्रम हो चुके हैं और आज हमको अवसर दिया गया है। मैं आभारी हूँ एससीईआरटी के डायरेक्टर श्री सर्वेंद्र विक्रम जी का, और मैं धन्यवाद देता हूँ डिप्टी डायरेक्टर एससीईआरटी द्विवेदी जी का। मैं आप लोगों को सुन नहीं पा रहा हूँ, उधर से कोई मॉडरेटर नहीं है जो कि हमें ये बताए कि हाँ मैं ऑडिबल हूँ या मैं विजिबल हूँ या नहीं। तो जो भी वहाँ टेक्निकल टीम में कोई मॉडरेटर हो, अगर उनके पास ये सुविधा हो या अपने कमेंट में लिखें मॉडरेशन में, जिससे मैं समझूं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो हमारी बात आप तक पहुँच रही है। मेरी बात आप तक पहुँच रही है ये मैं कैसे समझूं?
क्योंकि मुझे आप लोगों की तरफ से कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं स्वयं जो यहाँ से बोल रहा हूँ, यह बात आप लोगों तक पहुँच रही है, ये भी मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ। हाँ, ये उम्मीद ज़रूर कर रहा हूँ कि आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसा टेलीफ़ोन से मुझे बताया गया था कि मैं दिखाई पड़ रहा हूँ, मेरी आवाज़ भी आ रही है। तो इवन दो कि हम अभी तक कुछ रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी आपकी तरफ से ऑडियो या कमेंट में, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। जो आपका ये डीएलएड प्रोग्राम है, इसका अपना एक स्पेसिफिक उद्देश्य है, और चूँकि यह एलिमेंट्री टीचर्स के लिए एक तरह से प्री सर्विस, इन सर्विस जो भी इसमें आप लोगों को शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, वह सब बहुत महत्वपूर्ण है आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से और आपके अपने खुद के स्वयं के विकास से। तो अगर हम इसको देखें तो इस दिशा में जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, वो प्रारंभिक शिक्षा में क्या कुछ नवीन है, क्या कुछ नवीन हो रहा है, इन सब का हम एक ब्रीफ अवलोकन करेंगे। यस, हाँ बताइए डायरेक्टर साहब, वेदी जी। सर आवाज भी आ रही, फोटो भी आ रही, कोई इंटरप्शन नहीं है सर। ओके, देन आई एम कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। तो इसमें जो आपका आज का ये विषय है, वो विषय इस तरह का है कि बड़ा इसका विस्तृत स्वरूप है, और इसमें हम अगर देखें तो चूंकि आप शिक्षक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आप काफ़ी दिनों से संलग्न होंगे, बहुत कुछ लोग होंगे जो नए होंगे, और यह एक मिक्स ग्रुप होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, या केवल जो है वही नए हैं, तो किसी के लिए भी यह एक हमारा जो आज का आपसे डिस्कशन होगा वो सार्थक ही रहे। इसमें हम देखें तो एक शिक्षक के संपूर्ण आदर्श, उसके संपूर्ण क्लासरूम और क्लासरूम के बाहर, ये सारी जो उसकी अपनी गतिविधियां हैं, जो कि विद्यार्थी से रिलेटेड, जो स्कूल से रिलेटेड, जो विद्यार्थी के विकास से और स्वयं के विकास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यह सब कुछ इसमें समाहित है। और हमारा जो एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होता है, जिसमें कि हम एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में विचार करते हैं, और उसके आधार पर हम लोग आप लोगों को या तो कोई नया कोर्स बनाते हैं या कोई नई चीज़ ऐसी देते हैं जो कि हम आप तक का वो चीज़ें पहुंचा सकें, वो बातें पहुंचा सकें जो कि आपका मार्गदर्शन करता है। हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो, संतू नहीं, पापा बोल रहे हैं, संतू और लालू। हाँ कोशा, संतू लालू दोनों को लगाया हूँ, इसी को लगा लीजिए, ड्यूटी पर दोनों लोग आज के लिए मैं प्रोग्राम यस कर रहा हूँ मीटिंग। खुश सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं उसमें ये व्यवस्थाएं दी जाती हैं। अब आप देखें तो जो नवीनतम है, वो नवीनतम तो अभी जो हमारी NEP 2020 है, सबसे जो हमारे हाथ में आज लेटेस्ट, क्योंकि जब हम नवीनतम की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि क्या हमारे पास अभी सबसे लेटेस्ट है। तो सबसे लेटेस्ट जो 29 जुलाई 2020 को हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार होकर हमारे हाथ में आई है, और उसमें इतना कुछ जो है स्कूल एजुकेशन के बारे में एम्फेसिस है, जो मैं देख रहा था उसको, कि शायद जैसे लग रहा है कि एक पूरे के पूरे स्कूल एजुकेशन की व्यवस्था, स्कूल एजुकेशन के पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आउटकम और टीचर का ग्रोथ, लर्नर की जो है प्रोग्रेसेस एंड डेवलपमेंट, सबके बारे में सब कुछ जो है वो समाहित है। लेकिन चूंकि अभी वो आपके पास पहुंच रहा है, उस पर चर्चाएं हो रही हैं, उससे आप धीरे धीरे अवगत होंगे, लेकिन हमारी कक्षाएं तो चल रही हैं,
हमें अपने क्लास में जाना है और हम जो है इस तैयारी के साथ जाएं क्लास में कि हम आज का जो करिकुलम मेरे पास है, आज की जो हमारी चीज़ें चल रही हैं, वो तो ठीक है, आधार वही है। जो कुछ नया हुआ है वो जुड़ता जाएगा, उस पर फिर चर्चाएं करेंगे हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे आपको बाद में। लेकिन वर्तमान में हम जो भी शुरू में बात करने जा रहे हैं वो ये बताएं आपको हम कि जो प्राइमरी लेवल की, एलिमेंट्री लेवल की हमारी एजुकेशन है, उसके लिए जो हमारी आज की व्यवस्था लागू है, मॉर्निंग में इवनिंग में जो व्यवस्था लागू है, उस व्यवस्था के अनुरूप भी हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है बहुत ही टीचिंग लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से समृद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी हम अगर देखें तो हम उसमें अपने को पीछे नहीं पाते हैं। और उसमें जो है कहीं ना कहीं हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, हमारी जो राष्ट्रीय नीतियां भी तय हुई, चाहे वो राइट टू एजुकेशन रहा हो, उन सब का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको कि आप भली भांति जानते होंगे। अब हम उसके बाद थोड़ा सा अलग रखेंगे। राइट टू एजुकेशन में जो कुछ भी दिया गया है और जो हमें अचीव करना है, उसमें भी आज 10 साल 2010 का है, 10 साल में काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है। हम आगे उसमें और नई चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन जो आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल है, जो कि आप ले करके साथ में अपने बच्चों के साथ स्वयं को कक्षा में या कक्षा के बाहर पाते हैं, वो क्या है? वह करिकुलम, वो टेक्स्ट बुक, वो पेडागॉजी और सारे के सारे वो आयाम जो असेसमेंट से रिलेटेड हो, जो कुछ भी है वो सब कुछ वो आपके पास वो है। और यूपी जो है वो पूर्णतया जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनके साथ अपने आप का तालमेल बनाया हुआ है, तो इसलिए आपके पास जो कुछ भी टूल है वो उसी के अनुरूप है। तो थोड़ी चर्चा इस पर अवश्य होना चाहिए कि क्या कुछ है जो नया, जो कि आपको अपने क्लासरूम में करना है, जिसके के आधार पर आपका क्लास जो है एक रिच हो, जिससे कि आपके लर्नर जो अपने आप को समृद्ध समझें, उनमें वो सब कुछ विकसित हो जो कि हमारा लक्ष्य है। हर टीचर अपने क्लास में जाता है तो उसके दिमाग में ये सारी बातें होती हैं, क्योंकि अचीवमेंट क्या है, हम क्या चाहते हैं। हम अपने क्लास में अपने हर विद्यार्थी के चेहरे पर एक मुस्कान चाहते हैं, एक उसके अंदर आत्मबल चाहते हैं, एक उसके अंदर जिज्ञासा, जो उसके अंदर कौतूहल जो हमेशा उसको उद्वेलित कर रहा है कुछ जानने के लिए। हम इस तरह की एक कल्पना करते हैं ऐसे वातावरण की। एक अच्छा शिक्षक जो है उसके हृदय में, उसके मन में, उसके आत्मा में, उसकी बुद्धि में यही भाव है, जबकि वह क्लास के बारे में अपने सोचता है और वो दिन रात सोचता रहता है। टीचर एक अलग क्लास है। टीचर वो नहीं है जो कि एक ड्यूटी पर गया और उस ड्यूटी को करके आया और फिर जो है वो सोचता है कि अगले दिन हमें फिर जाना है और हमें फिर कुछ काम उस तरह के। वो क्या है कि 24 आवर उसके दिमाग में कुछ ऐसे नवीनतम चीज़ें आती रहती हैं, कुछ ऐसे नवाचार आते रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सोचता है कि अगले दिन क्लास में आज के दिन जो क्वेरी हुई थी या आज के दिन जो डिस्कशन हुआ था या कुछ ऐसा हम जोड़ेंगे जो अगले दिन कल के पाठ से रिलेटेड है, उसको हम कितना रुचिकर बनाएंगे, वह कितना ज़्यादा प्रभावी होगा, उससे कितने सवाल बच्चों के मन में उठेंगे, उनमें आपस में परस्पर में उस पर कितना डिस्कशन होना शुरू हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें सोचनी है। पूरा केंद्र बिंदु वही है, वह ऐसा क्लासरूम हो जो लाइव क्लासरूम हो, वह ऐसा क्लासरूम हो जिसमें कि क्वेरीज हो, जिसमें क्यूरोसिटीज हो, जिसमें कि लोगों के अंदर एक जो है इस तरह की जिज्ञासा पैदा हो कि कुछ और जानने की, क्वेस्ट फॉर नॉलेज हो। तो ये चीजें जो हैं ऐसे सहज में तो होती नहीं है। इनके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं, इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं, और वो प्रक्रिया ऐसी, व्यवस्था ऐसी है जो कि हर एक चरणों से इंटर रिलेटेड है। आपके क्लासरूम की मैनेजमेंट, आपके टीचिंग लर्निंग के स्टाइल, पद्धतियाँ, आपका करिकुलम में जो कंटेंट है जो कि आपका कोर सब्जेक्ट है, आपकी जो है परीक्षा की व्यवस्था, जो आपका असेसमेंट होता है लर्नर का, आपका पेरेंट और टीचर और क्लासरूम के जो हमारे अपने
प्रिंसिपल और टीचर और जो बच्चे हैं उनके बीच में किस तरह का समन्वय है, कैसा उनकी बातचीत होती है, कैसे उनके बारे में हम ट्रैकिंग करते रहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसमें हैं। और वही जो है टीचर को सजग रहना है, उसी बिंदु पर उसको तैयारी अपनी रखनी है और उन बिंदुओं को लेकर के वो क्लास के साथ इंटरेक्ट करता है। बड़ा एक अच्छा अनुभव रहा मेरा यहाँ अभी, जब मैं यहाँ इस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि प्योरली हायर एजुकेशन की बॉडी है, लेकिन चूंकि मेरा अपना एक लंबा समय एनसीईआरटी में रहा है और जो ये करिकुलम फ्रेमवर्क आपका 2000 का है, जिसमें कि जो किताबें आप देखते हैं अपने हाथ में, जो कुछ पद्धतियाँ आपको बताई जाती हैं, उस सब के साथ मेरा बड़ा घनिष्ठ रिश्ता रहा है, उसको बनने से लेकर के और उसको स्थापित करने में, उसको लगाने में। बेसिकली मैं एक बायोलॉजी का ही टीचर हूँ और जो आप 11th-12th की बुक्स देखते होंगे, कभी मौका मिलता होगा, तो वो सब कुछ जो है कहीं ना कहीं इन हाथों का उसमें बड़ा योगदान है और किया हुआ है। तो 9th-10th का भी हुआ है, प्राइमरी अपर प्राइमरी का भी हुआ है, लेकिन 11th-12th जो है सोल बायोलॉजी, चाहे अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, आप देखिए उसको। तो चूंकि वो जो अनुभव रहे हैं, आज मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करूंगा। उन अनुभव के साथ जब मैं इस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन में, अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र में आया, तो यहाँ के निदेशक के रूप में मैं शुरू में जब कुछ बहुत एक क्लियर मैंडेट हमको नहीं मिला, तो मैंने एक मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट को उठाया जो कि यूपी में करना था और वो मंत्रालय ने ही दिया था, और संयोग से उसमें कहीं ये था कि आईयूसीटी भी जो है बनारस में होने जा रही है, वो भी इसमें योगदान कर सकती है। तो मैंने उसको सेलेक्ट किया और आप जैसे 100 टीचर के साथ एक ग्रुप बनाया मैंने, और ये वाराणसी और मिर्जापुर कमिश्नरी के 7 जिले थे। 7 जिलों से हमने हर एक जिले से 10-10 स्कूल, उनके जितने ब्लॉक थे, 10 कहिए, किसी में 8 थे, किसी में 7 थे, ऐसे जितने उनके अपने थे वो सब ले करके हम तैयार किए। और इन 100 स्कूलों के करीब जो हुए, इनके साथ हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन किया। तो इसका मतलब रहा कि बड़ा क्लोज रिलेशनशिप आपसे मेरा है। तो फील्ड की जो बातें हमने देखी और जो हम लोग कहा, जो भी आपसे कहा मैंने कि करिकुलम में लिखा हमने या किताबों में बनाया, या आपके लिए यहाँ एक लेबोरेटरी के बारे में एक मापदंड बनाए, उसके लिए भी कुछ हमने दिया कि कैसे एक्टिविटी की बात कही गई, तो कैसे एक्टिविटी कराई जाती है। तो अगर आप रिकॉल करें, कभी आप और भी ट्रेनिंग किए होंगे, एनसीएफ की बात जब भी होती है, और एनसीएफ 2005 की जब बात होती है, तो उसमें होता है कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग जो है हमारी एलिमेंट्री में बड़ा उस पर जोर दिया गया। और अगर आप किताबों को देखें हमारे क्लास 6, 7, 8 की और भी, तो जैसे कि हमारी जो प्राइमरी लेवल की बुक्स है उसमें बूझो और पहेली करके है कुछ, और हमारी जब 6, 7, 8 में आते हैं तो किताबों के पहले कुछ एक्टिविटी दी रहती है और उन एक्टिविटीज के आधार पर फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो ये सब सारी चीजें इसीलिए बनाई गई किताबों में कि इसको हम क्लासरूम में प्रैक्टिस करें। यह नया है, कैसे करें इस पर जो है विचार करने की आवश्यकता है। और यह जो है क्लासरूम के साथ जब आप इंटरेक्शन करते हैं और अपने उस बुक को एज ए टूल करके लेते हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ वही है, और फिर जो आपके अपने नवाचारी प्रयोग हैं या आपका स्वयं की अपनी जो मेधा है, जिस तरह से आप अपने टीचिंग लर्निंग की स्टाइल बनाए हुए हैं, उसके अंदर, उस फ्रेम के अंदर उसको आप फिट करके जब करते हैं तो कुछ न कुछ आपको दिखाई पड़ता है। उसमें जो है सबसे बड़ी चीज क्या है, यह कार्यक्रम हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में भी किया था। छत्तीसगढ़ में 10 स्कूलों के साथ किया था। एंड आपको विश्वास होना चाहिए कि एक हमारे टीचर जो एमए हिंदी छत्तीसगढ़ में है, अभी आज भी उनका संपर्क है, उनका वीडियो आता रहता है, और बड़े अच्छे उन्होंने किए आगे चल करके। वो हिंदी से एमए थे, कभी उन्होंने इंटरमीडिएट तक जो है साइंस पढ़ी थी, और उसके बाद जो है उनका डिसिप्लिन चेंज हो गया। और जब वो पहली बार आए हम लोगों के संपर्क में, तो उनसे बातचीत करके हमने देखा कि वो टीचिंग में करते हैं बहुत सालों से, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो गैप हम लोगों को दिखाई पड़ी, हम उसको पिन पॉइंट किए। तो जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम आपका होता है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो भी गैप आइडेंटिफाई होते हैं उसको पूरा किया जाए।
क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जो कंटिन्यूअस चलती रहती है उस आपको संबल बनाता है। एक बार तो आपने प्री सर्विस कर लिया तो सारे कंसेप्ट लेकर के आए और प्रैक्टिस करने में उसको जो है कई कंसेप्ट आप छोड़ दिए। तो अगर जो लगातार आपका इस तरह का अपग्रेडेशन होता है, ऐसे मौके मिलते रहते हैं, उस पर चर्चाएं होती हैं और चर्चा के ही माध्यम से नहीं बल्कि अगर वो प्रैक्टिस में अगर की जाए कभी तो उससे वो और प्रभावी हो जाता है। तो वो जो चीज है, अब एक्टिविटी को देखिए तो एक्टिविटीज जो है कई तरह की होती हैं। ऐसा नहीं कि जो किताबों में एक्टिविटीज दे दी गई वही, उसमें हमें खुद की निजात करनी पड़ती है। अब जो मैं कहा हूं कि आपके 100 स्कूलों के साथ मैं इंटरेक्ट किया और उनके साथ काम करने के बाद हमको ये लगा कि जो भी कुछ एक्टिविटीज हैं हमारी होती हैं वो सब एक्टिविटी ऐसी कुछ नहीं होती जो कहीं उसको लाने के लिए हमको बाहर से सपोर्ट चाहिए। वो सारी एक्टिविटी होती क्या है, हमारे आसपास की चीजें, चाहे वो सोशल साइंस की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे लैंग्वेज की हो, हर एक एक्टिविटी जो है हम कर सकते हैं प्रोवाइडेड अगर उसको हम अपने मन में बैठाए हैं, करने की ठाने हैं और हम करके उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। वो क्या है, बच्चों के चेहरे पर वो मुस्कान, उनके अंदर वो जिज्ञासा, यह कमिटमेंट होना चाहिए। तो साथियों ये कमिटमेंट जो है दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना और उसके एनवायरनमेंट में मैंने देखा जब आप लोग ऐसे बैठे हो भी कमेंट लिख रहे हो, मैं देख रहा हूं कमेंट में कुछ मैं ये खोज रहा था अब तक कि गुड मॉर्निंग और हम ये हैं, ये परिचय है ना, बल्कि कुछ आपके अपने और चीजें जिज्ञासाएं होती, कोई कुछ इनोवेशन, कोई बात अगर उस तरह की शेयर चीजें हों बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी कभी निगाह उधर पड़ रही है, मैं देख रहा हूं उसको। तो जो वहां पर क्लासरूम में करते हैं आप, उसको बच्चा बड़ा गौर से देखता है, समझने की कोशिश करता है और उसकी हर बारीकियों से जो है वो अपने कक्षा के उस जो लेवल की पुस्तक है और जो उसका अपना बाहरी जीवन है और जो आप बता रहे हैं, तीनों को जोड़ता है। तो पहली तो बात ये आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसके लिए आप खुद स्वयं मोटिवेटेड हो, स्वयं करें। और ये भी इसमें है छूट, हमारे उस करिकुलम स्ट्रक्चर में और उस गाइडलाइन में सब कुछ है कि उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करिए, उनको ही कुछ टिप्स दे दीजिए, लेट देम डू। वो अपना ग्रुप बनाएं, उस ग्रुप में वो एक्टिविटी करें, उस ग्रुप में एक्टिविटी करके क्लास में ले आएं। आप कक्षा में, हम कह रहे हैं कि कभी कोई कक्षा बड़ा भी है, 50 हैं, 60 हैं, 30 के नहीं है, तो 60 में से अगर आप 5 के ग्रुप बनाएंगे तो 12 ग्रुप होगा। आप 3 एक्टिविटी सेलेक्ट कर लीजिए, 4-4 में फिर उसको बांट दीजिए, 4 ग्रुप जो है एक एक्टिविटी पर काम करेगा, तो उसमें आपके बच्चे डिवाइड हो गए। और हर तरह की एक्टिविटी जो है आप शेड्यूल कर दीजिए कि शेड्यूल में आज में ये एक्टिविटी आएगी, जो हमारा अगला शेड्यूल, अगला पीरियड ये है तो उसमें ये एक्टिविटी आएगी और उसी पर चर्चा होगी। अब जो एक्टिविटी करके आया है बच्चा, बना करके अपना कोई मॉडल लाया है, कुछ ऐसा लाया है, वहां पर उस पर चर्चा करेगा, उसके हर उस क्षेत्र को, हर उस बिंदु को करेगा कि ये चीज कहां से लाया, क्यों से जोड़ा, या कैसे बनाया, या क्या इसमें से अध्ययन किया, चाहे वो किसी चीज का हो, वो सोशल फिनोमिना हो, आप वो डेटा कलेक्ट करके कुछ ले आया आपको, लेकिन कुछ एज वही आपका रोल है। तो देखिए हमने जो भी बातें कही हैं हम वो केंद्रित कर रहे हैं आपके ऊपर, और करने वाला हमारा जो बच्चा है जिससे कि उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो आप क्या हो गए, फिर आपका रोल वही है फैसिलिटेटर, जो कि सबसे बड़ा चीज हमारे एनसीएफ में कहा गया है। देखिए एनसीएफ जो है 2005, उसका बेसिक पिलर हमने 4 कहे थे, जो उसकी एग्जीक्यूटिव समरी पढ़िए अगर कभी आपको मौका मिलता है तो 4 पिलर उसके हैं। उस 4 पिलर में यही है कि हम अभी तक केवल टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होते थे, ये एक टूल है, जैसे कि आपके 4 चीजें हैं उसमें उस टेक्स्ट बुक को रखिए। केवल टेक्स्ट बुक के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हो गए तो फिर वो क्या होगा कि दैट विल प्रमोट द रोट मेमोराइजेशन इन द क्लास। आप तो फिर वही उसको
याददाश्त दिलाइए, पढ़िए, रटिए, वही काम करने जा रहे हैं। जब आप एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग की बात करेंगे तो आप केवल किताब से हट करके काम करेंगे। तो पहली चीज तो यही रही। दूसरा चीज क्या रहा कि जो हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं वो असेसमेंट भी जो है बदलना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी उसमें भी देने की बात हुई। देखिए वो भी किया गया है। आपके पास कई तरह की चीजें हैं जो कि उपलब्ध हैं जिससे कि आप अपना असेसमेंट करते हैं। तो उन दोनों के बीच में बड़ा संबंध है। तो पहली बात की किताबों को टूल मत बनाइए। दूसरी बात की जो रोट मेमोराइजेशन है उसको बिल्कुल जितना हो सके उसको अवॉइड करिए। तो जब रोट मेमोराइजेशन को अवॉइड करेंगे तो फिर कैसे चीजों को आएंगे। तो करने के लिए जो आप एक्टिविटीज कराएंगे, जो आप उसकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ऊपर इम्फेसिस देंगे, जो उसका आप कम्युनिटी इंटरेक्शन करवाएंगे, जो अपने पीयर ग्रुप में इंटरेक्शन करके वो कुछ ले आएगा, कुछ सवाल पूछा जाएगा, ये सब क्या है? यही होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज कंस्ट्रक्ट जब करेगा तो वो अब रोट मेमोराइजेशन से हट जाएगा और उसमें क्या उसकी होगी, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन अपने आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्या नया है? नया यही है। और बहुत कुछ इसमें से आप जानते हो, पढ़ के भी आए हो प्री सर्विस में अपने, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं हो पाता है। और बड़ी सहज चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो कठिन है। मुझे तो लगता है कि केवल इसमें एक चीज है कि हम कितना अपने आप को इंगेज कर रहे हैं। इफ यू आर engaging yourself, you will be able to achieve. If you have your commitment, if you have your engagement, if you have your interest, you can create interest in the class, you can create questions in the class, you can create curiosity in the class, you can create creativity in the class. और ऐसे बच्चे जब क्लास में आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, अपने ग्रुप में इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या है उनके अंदर कौन सा शक्ति, एनालिटिकल पावर डेवलप होगा। जो हम कहते हैं कि रिसर्च में कुछ हमने बीच में देखा कि R&D बड़ा हमारे देश में कम हुआ, तो लोग विचार करने लगे इस पर कि वो क्यों। इसलिए विचार हुआ कि तमाम चीजें जो हैं ये हम लर्निंग में रोट मेमोराइजेशन का बड़ा प्रभाव हो गया है। और यहाँ पर जरूरत है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की, क्रिएटिविटी की, इनोवेशंस की, रिसर्च की। तो हम उसको ले आए। विदेशों में कुछ उनके कार्यक्रम शुरू हो गए थे जिन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम के नाम से कहा। अद्भुत चीजें कोई नहीं है, ये उन्हीं का इंटीग्रेशन है। हम जब वो रिसर्च बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, तो क्या जो आप अपने क्लास में क्वेस्ट पैदा करते हैं, अपने क्लास में जो है एक उनके अंदर यह जागृत करते हैं भावना कि वो कुछ स्वयं सोचना शुरू करें, तो उसका इन्वॉल्वमेंट, वही इन्वॉल्वमेंट जब करेंगे उसका, उस सोचने के अपने नए सोच का इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा कि वो कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, कुछ रिसर्च करेंगे, वहां वो जाएंगे उस तरह की चीज, क्योंकि वहां पर उनके अंदर वो चीज पैदा हो जाएगी जो कि उनकी अपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज और उसका एप्लीकेशन, वह दोनों वो प्रभावी हो जाएगा। तो वो कॉग्निटिव लेवल जो उनका है वो थोड़ा सा उसी को कहते हैं हायर ऑर्डर कॉग्निटिव लेवल। हम जब टेस्ट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो वो कहते हैं कि हायर ऑर्डर कॉग्निटिव लेवल का हम टेस्ट करेंगे। तो क्या है, कोई ऐसी वो दैट इज नॉट समथिंग, वो सिंपल, आई मीन दैट्स व्हाट, कि कैसे वो अपने टीचिंग लर्निंग आप जो करा रहे हैं तो उनकी लर्निंग किस तरह की हो रही है ये हमको पता लग सके। अगर उस लर्निंग में हमको दिखाई पड़ रहा है कि दे आर क्रिएटिव, दे आर एनालिटिकल, दे आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, कि वो केवल जो रट के आए उसको उगल नहीं देते हैं, वो कुछ समझदारी कर रहे हैं, वो चार चीजों को इस तरह से कनेक्ट कर दे रहे हैं जिससे कि वह एक कड़ी, और वह कड़ी जो है व्यवस्थित कड़ी हो जाए, तो यह उनकी अपनी अलग तरह की समझ बन रही है। हमें वही पैदा करना है, हमको ऐसे जो है अब स्टूडेंट तैयार करने हैं। एंड सिंस द इंफॉर्मेशन जो देखिए इतना उनके पास है कि अब जो है हमें ये नहीं ढूंढना है कि कहां से,
स्रोत भी उनको पता हो गया है, लेकिन हमारा फिर रोल खत्म नहीं होता। सही स्रोत हो, वो सही चीज लेकर के आए, वहां परखना फिर हमको है। तो हमारा रोल जो है, मास्टरी रोल हमारा है, जो हम हैं वो हमारा रोल वैसे का वैसे ही है। इन स्पाइट ऑफ ऑल सच काइंड ऑफ न्यू अवेलेबिलिटीज, न्यू रिसोर्सेस, टीचर इज, उसकी जो है वो सैक्रोसेंस, उसकी वो चीज बनी हुई है, वो जो है वहीं का वहीं उतना ही पवित्र है, उतना ही निर्मल है, और वह उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन वह निर्मलता, वह पवित्रता, वह जो है हमें स्वयं स्थापित करनी होती है। तो वही कहते हैं, दैट इज व्हाट द, हम जो अपने रोल मॉडल की बात करते हैं, हम जो कहते हैं कि टीचर्स आइडेंटिटी की बात करते हैं, वो क्या है? दैट इज हाउ इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट यू आर ए गुड क्वालिटी टीचर, क्वालिटी टीचर। और जो लर्नर है वो तो बिल्कुल क्लास में जब आता है वो बसते, हिलाते, खेलते, कूदते, सब जॉयफुल, क्रिएट दैट एनवायरनमेंट। वो जॉयफुल आ रहा है, और क्लास में जैसे ही आता है उसको लगता है कि टीचर। सो एंड इट इज नॉट दैट कि सब कुछ बदल गया है। जिज्ञासा यह प्रकृति की मानव के लिए एक सबसे बड़ी देन है। वह क्या है? उसके अंदर एक दिमाग है। यह दिमाग जो है ये मानव को ही मिला, इतना डेवलप जो प्रकृति ने और ईश्वर ने दिया है आपको, अब वो तो सबके पास है ही है। इसलिए हमने कहा है कि हमारा अटेम्प्ट ये हो कि हमारे क्लास का हर बच्चा उस स्तर पर पहुंचे, वो लेकर के आया है। वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन है तो एलिमेंट है, दैट इज अगेन नेचुरल, वी कांट सो दैट इज लिविंग दैट। करना ये है कि एफर्ट्स हमारे इस तरह के हों, हम इस तरह के अपने माइंडसेट से और इस तरह के जो है क्रियाकलापों से अपने क्लास को एक लाइव क्लासरूम बनाएं, जहां पर कि उनके अंदर अपने कम्युनिटी के प्रति, अपने पेरेंट के प्रति, अपने इन्वायरमेंट के प्रति उनके अंदर एक नई सोच पैदा हो। हम जो 10 स्कूलों का आपको छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, आई विल सेंड इट टू दी SCRT, वो कुछ हम वीडियो के आपकी पिक्चर भेज देंगे। और जो यूपी के बता रहे हैं, इस 100 स्कूलों में करीब करीब 40 स्कूल ऐसे एक्टिव हैं, और हम डायरेक्टर साहब को आपको शेयर कर चुके हैं। ही इज ऑनरेबल मेंबर ऑफ माय गवर्निंग बोर्ड आल्सो। तो ये उसमें जो है सब चीजें आती हैं कि किस तरह से आज भी वो कुछ न कुछ नवाचार करते रहते हैं। कहीं कहीं उनको कोई प्लांट मिल जाता है, कहीं उनको कुछ अपना एक एक्टिविटी का कोई रूप मिल जाता है, उसको करते हैं, करके जब सक्सेस पाते हैं तो हम लोगों को भेजते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं इस्टेब्लिश भी होना चाहिए। ये जो है रोल हमारा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर है कि हम जो है ऐसे जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी ले आकर के इकट्ठा करें, शेयर करें, उनका इवैल्यूएशन कराएं। क्योंकि हम एग्जीबिशन करवाते हैं, हम मॉडल लगवाते हैं, हम तरह तरह की एक्टिविटीज करते हैं ऐसे, उनका भी एक कलेक्शन हो, कहीं वो रिपोजिटरी हो और कहीं ना कहीं वो अब चूंकि ऑनलाइन माध्यम से वो शेयर हो, जिसका कि पूरा लाभ आप ले सकें। आपको जो है आप सोचे, हम सोचे, वो सोचे, 10 लोग सोच रहे हैं, सोचने का अपना अपना एक विचार का दायरा है, नई सोच पैदा हो रही है। और अब सब जब मिलता है, सब सोचता है, एक दूसरे का सुनता है, देखता है, तो फिर उसके बाद कुछ और सोचने लगता है। तो देखिए, लर्निंग में ये भी प्रोसेस है। लर्निंग होता है, अनलर्न भी होता है। कहते हैं ना कि वो जब एक आपका पद्य है जो कविता गाते हैं आप लोग, इतना शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, तो दूर अज्ञान के हों अधेरे, अज्ञान की रोशनी मिले। तो जो अज्ञान का अंधेरा है वो क्या है? जो ऐसा नहीं कि आप कभी लर्निंग नहीं रुकती है। मैं बताने कि ब्रेन है, ऑलवेज सम काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन एट व्हाटएवर इट इज, दैट इज डिफरेंट, बट दैट इज गोइंग ऑन। तो लर्निंग तो हो रही है, लेकिन हो सकता है उस लर्निंग में कहीं कुछ कमी रही हो, और जब कुछ नई लर्निंग मिली
तो बस ये है, प्रार्थना है यही, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तुम हमें ज्ञान की रोशनी दो। तो वो ज्ञान, वही जो आपको मिला, वो तो लर्न हो गया, और ये हो गया आपका अनलर्न हो गया, फिर नई चीज फिर पैदा हो रही है। सो दैट इज व्हाट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं ना। कंटिन्यू जो है लर्निंग क्या है, इससे लाइफ लॉन्ग लर्निंग बात करते हैं। तो क्या है कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है, वह प्रकृति ने हमको दिया है, मानव को दिया है। तो ऐसी चीजें जो है प्रकृति में होती हैं। बड़ा मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरी माता जी 95 की मेरे साथ हैं, और मैं अभी भी देखता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर वो कहीं कुछ सुन लेती हैं, कुछ सुन भी लेती हैं, बोल भी लेती हैं, सी चैंट्स, वो चैंटिंग करती रहती हैं अपना मंत्र का और इधर उधर का। तो जो है कुछ भी मिलता है, कहीं अगर कुछ ऐसा कैसेट बज रहा हो, कुछ ऐसा आ रहा हो, तो वो उसको नई चीजों को सुनती हैं, समझती हैं, और कुछ नई बात कहती रहती हैं, जो उनका अपना दायरा है। कुछ सवाल पूछ देती हैं, अभी कोरोना चल रहा है तो उनके मन में 10 सवाल आ रहा है, वो कभी उसको धर्म से भी जोड़ती हैं, कभी उसको विज्ञान से भी जोड़ती हैं। तो यही है लर्निंग अनलर्निंग। तो देखिए यही है कि आप एक टीचर हैं, और एक टीचर को अपने उस संपूर्ण दायित्व के साथ अपने कक्षा को देखना है। अब हमारा जो नया विषय आ गया अभी, जो NEP 2020, उसमें जितना कुछ मैंने कहा उससे बहुत आगे की बातें अब और की जा रही हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि इतने सालों से हम कर रहे हैं, कुछ परिणाम हमारे पास आए हैं, और इस दुनिया में कुछ जो हो रहा है हम उसके साथ कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास नई टेक्नोलॉजी, नई विधाएं आ रही हैं। तो जो हमारा ये ज्ञान है, जो मैंने कहा है आपसे, ये सारा का सारा ज्ञान, यह अपने आप में श्रेष्ठ ज्ञान ही है, लेकिन कुछ इसमें अब नई चीजें जब आ रही हैं, उसका स्वागत करें और उसके साथ फिर जोड़ें, और देखें कि उस नए स्ट्रक्चर में, उस नए कलेवर में हमें कुछ और क्या करना है। हमें केवल अपने को वृद्धि या समृद्धि की बात करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी मैंने कहा है आपसे, ये सब कुछ है। आप एक नवाचारी, एक एक्टिविटी बेस्ड टीचर, एक टीचर ऐसा जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को महत्व देते हो, स्वयं उसको प्रैक्टिस करते हो, ये सारी की सारी बातें रहेंगी ही रहेंगी। ये ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी भी स्कूल में यह चीजें नहीं होती हैं। हमने इन चीजों को देखा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी, कि जो हमारी विधाएं हैं, हमने वहां पर करीब 52 कंट्रीज से स्टूडेंट आए थे, और वो एक एग्जीबिशन का था प्रोग्राम लॉस एंजलिस में, और हम लोग गए थे वहां पर। और जब सारे के सारे कंट्री के सब लोग बच्चे थे, तो मुझे ये जिज्ञासा थी कि जो ये हम प्रोसेस लर्निंग की बात किए हैं, और जो हमारे बच्चों में एक फंडामेंटल कंसेप्ट की बात होती है, मैं जरा देखूं, एक्सपेरिमेंट्स तो सब लगाए हुए हैं अपने, सब कुछ न कुछ किए हैं, किसको कितना इसकी जड़ तक समझ है। और मैंने ऐसे 12 कंट्री के बच्चों का इंटरव्यू किया था, मिल करके उनसे बात किया था, अपने इंडियंस का भी किया था। मैं आपको बताऊं, आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ, बड़ा संतोष हुआ कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया पर काम किया है, और हम उसके बारे में जब उनसे बात करने लगे, थोड़ा सा डीपर जाने पर कुछ ऐसे सवाल जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उस प्रक्रिया के, आउटकम तो बड़ा अच्छा था उनका, लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे जैसे कि ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, इसमें कैसे लॉस होता है, क्या गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, कैसे जो है न्यूक्लियस का उसमें क्या रोल है, क्या ऊपर का है। कुछ ऐसे सवाल अगर जब उनसे विशेष पूछने लगे हम, तो हमारे इंडियन बच्चे जो हैं काफी कुछ हद तक हमको इसी तरह से, कुछ प्लांट के थे, फोटोसिंथेसिस के सवाल थे। तो कई तरह के सवालों को इस तरह से अलग अलग बना करके, डिपेंड करके कि क्या एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, हमने करके देखा भी है। तो हमारे बच्चों में टैलेंट है, हमारे टीचर में पोटेंशियल है। हम चूंकि कहीं ना कहीं अभी उस तरह के कमिटमेंट और उस तरह के इंगेजमेंट के साथ अपने कक्षा को अगर देखने की कोशिश करें, तो जो है हमारी बहुत सारी जो गैप्स हैं वो पूरी होंगी, और हमारे बच्चे आगे आने वाले 10 सालों में, अभी जो हमारी NEP आई है 2020, अगर इसके आधार पर अपने बैकग्राउंड को समझते हुए, अपने सब्जेक्ट की मास्टरी को हाथ में ले करके, और इन नवाचारी विधियों से, इन नवीनतम जो हमारी आधुनिक तकनीकियां हैं, इनको साथ लेकर के, अभी देखिए कि आप सब लोग हमसे बात कर रहे हैं, हम कितने लोगों से जुड़े हैं, और अभी
फेसबुक में यह है कि हम आपको नहीं देख रहे हैं, न सुन रहे हैं, लेकिन आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और प्लेटफॉर्म पर होता है जैसे कि वेबएक्स पर है, गूगल पर है, जूम पर है, तो हम दोनों लोग तरफ से आते जाते हैं। पता नहीं इसमें कुछ ऐसा है क्या नहीं है, मुझे इसके बारे में पता नहीं अभी है, लेकिन हम चूंकि विजिबल हैं, हमारी बातें आप सब सुन रहे हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है। और लेकिन फिर भी देखा, मैं थोड़ा सा ये देख रहा हूँ कि मैं उतना मोटिवेशन भी नहीं फील कर रहा हूँ, क्योंकि हम आपको कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। तो देखिए इसका कितना असर है फेस टू फेस का। लेकिन लाइव का क्या है इम्पैक्ट, कि हम पता नहीं कितने लोगों से जुड़े हुए हैं। सो दोनों के अपने कुछ ना कुछ गुड है, हमें गुड को देखना है। गुड ये है कि हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर वो फीलिंग पैदा नहीं हो रही है, ये गुड नहीं है। थोड़ा सा ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमें बार बार मन में आ रहा है कुछ अधूरा सा है। लेकिन गुड ये है कि हम पता नहीं कितने लोगों के साथ एक साथ बात कर रहे हैं। जो लिमिटेशन है, हम कभी आप लोगों से 50, 60, 100, 120 तक भी बात किए हैं। भरी भरी कुछ कक्षाएं थी जब इस तरह के हम लोगों ने एनसीएफ पर ट्रेनिंग शुरू की 2007, 8, 9, 10 में, 4-5 साल तक। तो पंजाब में हमको एक स्कूल ऐसा दिखाई पड़ा जहाँ पर कि बहुत बड़ा हॉल था और पूरा हॉल खचाखच भरा था। उसके बाद भी जो है कुछ टीचर खड़े थे हमारे, तो पता नहीं उसमें वो 150 से भी ऊपर रहे होंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है लिमिटेशन है, वो फेस टू फेस में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी चूंकि हम जो भी हमारे हाव भाव हैं, जो भी हमारी बातें हैं, जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं, जो हमारी अपनी संपूर्ण जो है अभिव्यक्ति है, वो आपको प्राप्त हो रही है। माइनस आई एम नॉट दैट मोटिवेटेड। अगर मैं आपको देखता तो शायद कुछ मैं और उछलता। तो वो चीज जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो क्लास में आपको मिलता है। लेकिन अब अपने उसी के साथ ब्लेंड कर दीजिए उसको भी, जिसको हम आज कह रहे हैं ब्लेंडेड, जिसको हम कहते हैं फ्लिप क्लास, ब्लेंडेड लर्निंग। अब वहां पर जोड़िए, आप कुछ उनसे नवाचारी कार्यक्रम करा रहे हैं, आपको उन्होंने कहीं कुछ आपने एंगेज किया है, आपके पास 3 ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि वो हो चुके हैं, आप उनका बिल्कुल सदस्य पिक्चर उनके सामने और वीडियो के साथ दिखा रहे हैं। अब वो देख करके उनको अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि हम इस पर ऑडियो विजुअल पर एक हमें इम्पैक्ट अधिक मिलता है, इससे हम वाकिफ भी हैं। हम चूंकि सब जानते हैं सिनेमा क्या है, हम सब जानते हैं कि सिनेमा का प्रभाव किस तरह का है, सब कुछ हर तरह का है, लेकिन है बड़ा अद्भुत भी है। तो वो जो चीजें हैं वो हमारी कहीं ना कहीं अब एक तरह से फीडेड है हमको। तो ऐसा नहीं कि हमको बिल्कुल नया, अब वो हमारे अपने अध्ययन अध्यापन से जुड़ा हुआ है, तो हमारी अलग जिज्ञासा उसमें है। और उस जिज्ञासा के साथ जब उसको जोड़ दिया आपने, तो थोड़ा सा वो इसमें और आनंद आने लगा। तो जो आनंद की अनुभूति है वह जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उस तरह से ही आपका और आपके विद्यार्थी का जो ये आपसी तालमेल संबंध है, वो उतना ही और प्रगाढ़ हो रहा है। और वह प्रगाढ़ता जो है, जो आउटपुट लाएगी, वही है आपका लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम केवल नहीं है कि 2 × 2 = 4। लर्निंग आउटकम इज द समेशन ऑफ एवरीथिंग, ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स। लर्निंग आउटकम को भी जो है 6, 7, 8 का लर्निंग आउटकम, मुझे याद है कि बैठ करके आपके साइंस का मैं सब उस समय एडिटिंग किया था। मैं 5.5 साल तक ज्वाइंट डायरेक्टर था एनसीईआरटी में, और 1 साल डायरेक्टर भी था फुल फ्लेज। तो पूरा का पूरा मुझे उसका दृश्य दिखाई पड़ रहा है कि कैसे जो है आप लोगों के लिए हम लोग सामग्री तैयार करते थे, और किस तरह से आप लोग हम लोग के उस समय चित्त में, आत्मा में समाये हुए थे। आपकी गतिविधियां जो करके हम आते थे फील्ड में, बताया उसी समय छत्तीसगढ़ का ये प्रोग्राम किया था 2014-15 में। तो मुझे बड़ा आनंद आता था, जबकि वहाँ हम और बड़े ही हमें वहाँ पर अच्छे और सार्थक परिणाम और सहयोग दोनों रहा। एससीईआरटी और स्कूल एजुकेशन का जो वहाँ का डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, दोनों ने बड़ा अच्छा सहयोग किया। तो ये सहयोग जो है बहुत जरूरी है। इस कार्य में भी जो हमने 100 स्कूलों का किया था, इसमें बड़ा मुझे सहयोग मिला। और उस समय निदेशक महोदय थे आप ही, इन्होंने हमको, मुझे याद है कि कोई पहली मीटिंग में हमारी एनसीईआरटी के साथ और आईयूसीटी के साथ हुई थी, उसमें मैडम आई थी कोई इलाहाबाद से, और बड़ा अच्छा उन्होंने अपना एसआई सी थी शायद, वहाँ की प्राचार्य थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा शेयरिंग किया था। तो इस तरह के जो इन्वायरमेंट, ऐसी बातें होती हैं
तो हमें एक और नया बल मिलता है, और इसी को कहते हैं इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे एक इन्वायरमेंट है जिसमें कि एक आप नयापन महसूस कर रहे होंगे कि कुछ बात हो रही है और कुछ चर्चाएं हो रही हैं, आप ढेर सारे आपस में भी लोग हैं। चूंकि ये भी है कि आप चैट पर भी चाहें, कमेंट में भी चाहें, तो कुछ बात आप अपनी लिखें, वो अपना लिखें, कुछ उस पर शेयरिंग भी हो सकती है। तो ये जो दोनों हमारे फेस टू फेस और ऑनलाइन मोड की जो अपनी अपनी खासियत है, इस खासियत को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा अपनी चीज, और ये हमारी एनईपी में 2020 में बहुत स्पष्ट रूप से दी गई है। तो एनईपी 2020 में अब जो चीजें खास हैं वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो उसमें खास है वो अब आपका पूरा करिकुलर और पेडागोजिकल रिस्ट्रक्चरिंग हो गई। हम उसको वही कहेंगे, करिकुलर पेडागोजिकल रिस्ट्रक्चरिंग हुई। तो हम कहते हैं कि ये व्यवस्था हमको दे दी गई 10+2+3, अब तक हम कहते चले आ रहे थे 10+2+3 की व्यवस्था चल रही थी। अब हमारी क्या है वो करिकुलर पेडागोजिकल स्ट्रक्चरिंग है। वह करिकुलर पेडागोजिकल स्ट्रक्चरिंग अब क्या हो गई, अब हमारी स्कूल एजुकेशन की 5+3+3+4 5+3+3+4 की व्यवस्था जो हमारी है वो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ना चाहिए आईने की तरह। क्योंकि ये व्यवस्था क्यों बनाई गई, यह एनईपी 2020 की पहली चीज जो है हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन के आज जो टीचर हमारे साथ हैं वो इसको सुने, ग्रहण करें, समझें कि ये बात जो है हमारे लिए कैसे आवश्यक है, कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो 5 और 3+3 और 4 का बात रहा वो ऐसा रहा कि हम थोड़ा सा अपने दायरे को बढ़ा रहे हैं। यद्यपि चीजों को हम करते थे काफी हद तक, जो था हम प्री प्राइमरी की बात करते थे, काफी हद तक हम किंडरगार्टन की बात करते थे, करते भी हैं, काफी हद तक जो है हम अपने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की भी बात करते थे। लेकिन वह एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ एक जो है, क्योंकि देखिए कहीं भी किसी चीज को लागू करने के लिए और नियमित रूप से लागू करने के लिए उसकी जो है एक स्थापना शक्ति होनी चाहिए उसमें। जब ये स्थापित कर दिया गया और यह जो है एक स्थापित करने के बाद संस्थागत तरीके से संस्थागत ढांचे के अंतर्गत आ गया, तो वो जो है अब वह हमें अनुपालन के लिए एक तरह से निर्देशित कर रहा है। और ये धीरे धीरे जब हमारे उस अनुपालन में आ जाएगा, जब उसको अपने हम प्रैक्टिस में ले आएंगे, तो हमको एक नई चीज दिखाई पड़ेगी। अब इसमें 3 साल से लेकर के 8 साल के बच्चे को जो हम 5 इयर्स का एक्सपोजर देने जा रहे हैं, वह एक्सपोजर एक अलग तरह का होगा। अब जब वो बच्चा 8 साल का होकर कक्षा 3 लेवल तक पहुंचेगा, तो उसकी जो है एक तरह की सोच बनने लगेगी, और जितनी बातें हमने आपसे कहा है अभी तक, वह सबके लिए शायद वो कुछ तो कुछ हद तक तैयार होता जाएगा उसके मन में। क्योंकि अब हम लोग इसको हम देख रहे हैं, आज हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे घर में बच्चे हमारे हैं जो कि 5 साल की अवस्था में ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। अब इसको इस स्वरूप में ढाल करके बहुत खूबसूरती से और हर एक चीजों के ऊपर बड़ा संजीदगी से स्पष्ट लिखा गया है कि आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को किस तरह से करना है, उसमें क्या चीज आप देने जा रहे हैं, क्या उसका पूरा का पूरा करिकुलम फ्रेमवर्क होगा उसका, और उसमें वह चीजें उसी तरह से व्यवस्थित रूप से बच्चों के साथ, और जो उनके देखने वाले हैं। आंगनवाड़ी हमारी थी, लेकिन अब आंगनवाड़ी की जो है हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें और परिवर्तन आए, क्योंकि अब उसके साथ एक गाइडलाइन और उसकी एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ रही है। हर तरह की उसमें चीजें हैं जो कि उनके समृद्धि से, उनके अनुरूप उनको कार्य करने की क्षमता से सब कुछ उनको दिया जाएगा। तो अब उस तरह से जब वो धीरे धीरे विकसित होगा, उसके बाद हम उनको उस प्ले मोड से ले जा करके धीरे से एक प्रिपरेटरी मोड में ले जाएंगे हम, और जहां पर कि अब वो तैयारी करेंगे। हम पहले भी क्लास 1-2 में किताबों की बात नहीं करते थे। एनसीएफ 2005 में भी यही रहा है कि हम पुस्तक की बात उनको नहीं करते थे। हम उनकी बात जो है वहीं तक ले जा सीमित रखते थे कि नहीं, जो वो करें वो प्ले में हो, जो वो करें
वो केवल इंजॉयबल हो, वो स्टोरी टेलिंग के रूप में हो। लेकिन अब जो है ये जो प्रिपरेटरी फेज हमारा है, ये हमारा पूरा का पूरा चलता रहेगा, और ये लगभग हम उसको कहें कि 5+3 तक भी जाएंगे। उनको अगले 3 साल का जो एक्सपोजर होगा थोड़ा सा अलग हट करके होगा, जहाँ की थोड़ा उनको विषय जैसी जो कहते हैं हम, वो समाज है, विज्ञान है, गणित है, इस तरह की अवधारणाएं बननी शुरू होंगी और सुदृढ़ होंगी। लेकिन उसकी हम कुछ तैयारी ऐसा करके ले आएंगे उनको कि वहां उस स्तर तक पहुंचने पर वो जो है, तो अब जो हो सकता है कि आपके यहाँ अगर इस समूह में कुछ लोग ऐसे हों जो कि क्लास 3rd, 4th एंड 5th डील करते हों, कुछ 6th, 7th, 8th डील करते होंगे, जो भी है, तो अब उनमें जो है थोड़ा सा आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा आज से जो अगले 8-10 साल के बाद बच्चे आएंगे। लेकिन हमें करना शुरू करना पड़ेगा अभी से, फाउंडेशन क्रिएट करना पड़ेगा और उसकी कार्यवाही के बारे में भी सोचना पड़ेगा। उनसे संबंधित जो भी चीजें आती रहें, प्रकाशित होती रहें, बनती रहें, उसको देखने की कोशिश करिए। हम टीचर हैं, हमने कहा कि हम जिज्ञासु होना चाहिए हमको, तो हम अपनी उस जिज्ञासा को बनाए रखें, अक्षुण्ण रखें और उसके हिसाब से काम करें। तो पहला चीज तो आपका ये हो गया जो कि एक स्ट्रक्चरिंग होगा। तो एक प्रिपरेटरी फेज हो गया, एक जो मिडिल लेवल की फेज कहते थे, जिसको हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि मिडिल लेवल का फेज उनका है, तो वो मिडिल स्टेज जो है वो 3 साल का जो उनका दिया जा रहा है, वह उसमें सब्जेक्ट की जो बात कहती थी, पहले भी देखिए 6, 7, 8 में हम उनको विज्ञान की किताब देते थे, हम उनको समाज शास्त्र की बुक देते थे, हम उनको लैंग्वेज की किताब देते थे, गणित की किताब देते थे, और उसके आधार पर वो अपनी शिक्षा दीक्षा को करते थे। तो ऐसा नहीं, किताब सब्जेक्ट की जो है एक अवधारणा के रूप में, जैसे हमने कहा कि जो पहला 3 साल 3, 4, 5 का उनका होगा, उसमें वह अवधारणाएं वो प्रस्फुटित होनी शुरू होंगी, अंकुरित होनी शुरू होंगी, उनको उसके साथ जोड़ना हम शुरू करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर उनको अवधारणा के रूप में हम देना शुरू करेंगे, जहां पर कि वो बल को बल के रूप में केवल नहीं कि हम रस्सा कस्सी कर रहे हैं, इसके पीछे कोई रहस्य भी है, ऐसा भी देखना, तो रहस्य की खोज शुरू कर देंगे। क्योंकि विज्ञान है, समाज की रचना ऐसे ही नहीं होती है, वह समाज की रचना के पीछे कोई एक सिद्धांत भी है, कोई एक नियम है, कोई एक व्यवस्था है, तो उसको वो ढूंढना शुरू कर देंगे। हर एक सब्जेक्ट में भाषा है, विज्ञान है, समाज है, उन सब के बारे में, और तो वो अब्स्ट्रक्शन जो उनका है वो चेंज होता जाएगा, और फिर जो है वो एक नए रूप में, जहां पर कि वो करके देखने वाली बात कहते हैं, उस तरह से आएंगे। तो वहां उनका 3 साल का वो मिडिल फेज होगा, और फिर उसके बाद 5+3+3 जब उनका पूरा हो गया, तो जो अगला 4 साल उनका बचा, उस 4 साल में हमने 2 फेज जो 9th, 10th और 11th, 12th का रहा है। अब वहां पर जो है थोड़ा सा एक बहुत बड़ा जो अभी रोल प्ले करेगा, हमारा जो है स्किल डेवलपमेंट प्ले करेगा, जहां वोकेशनल की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कहीं ना कहीं से न्यूज़ तो पड़ी हुई थी, बातचीत चल रही थी, बहुत सारा कुछ हुआ था, पहले भी वोकेशनल एजुकेशन की बात हुई, लेकिन अभी जो स्वरूप आ गया है, क्योंकि हमने एक टारगेट रख दिया है। वह टारगेट हमारा क्या है कि 50% ऑफ द स्कूल्स विल हैव दैट अपॉर्चुनिटी बाय दिस डेट। तो अब यह एक टारगेट होता है, ये बहुत जरूरी है। जब तक हमको टारगेट न दिया जाए, काम करने में थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं होता। तो वो टारगेट है और उसके लिए हमें तैयारी करना है, और उसको हम रियलाइज भी कर रहे हैं। अब हम देखना शुरू कर दिए हैं कि कहीं ना कहीं कमी हो रही है, हमारा जो वो स्किल था। और यहाँ ये भी है कि नाउ सिंस फॉर दैट ऑल्सो, हम जो उनका फर्स्ट मिडिल फेज है, उसमें भी उनको एक्सपोजर देना शुरू करेंगे। पहले भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में था, हमारे जनरेशन में तो था, हो सकता है कि बीच में ना रहा हो, क्योंकि हम लोग गांव से हैं। गांव में हम लोग जो है बैठ करके जाके देखते थे कि हमारे यहाँ जो लकड़ी के काम करते थे लोग, वो कैसे करते हैं, उनकी जो है बसुला, उनकी रुखान कैसे चलती है, वो जब वो अपने आरी की मशीन चलाते हैं उसमें क्या हो रहा है, ये गतिविधियां जिज्ञासु लोग देखते थे। और चूंकि वो कहीं ना कहीं कोर्स से संबंधित ड्राफ्ट में या संबंधित कलाओं में सब चीजें थी, तो वो देखने का मौका ही मिलता। ये चीजें जो है अब आज फिर से लागू की जा रही है। ये गांधीनियन थॉट्स थे हमारे, ये महामना के थॉट्स थे हमारे, ये हमारी प्राचीनतम जो है हमारी ज्ञान परंपरा का जो है यह समावेश है, और उसमें परिलक्षित होता है। अपना
सतत है, इसको हमें महसूस करने की भी आवश्यकता है। और कहीं न कहीं हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी झलक भी है कि हमारा प्राचीन ज्ञान कितना महत्वपूर्ण, कितना शाश्वत, कितना आज तक भी वह समसामयिक बना हुआ है, ये देखने की चीज भी इस हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर है। इस पर भी आप गौर फरमाइए, अवश्य देखिए इसको, उस सनातन रहस्य को जानने की कोशिश करिए जिसको कि हम कहीं न कहीं धीरे धीरे छोड़ते चले आ रहे हैं। अरे कहते हैं कि वो संस्कृत की टीचिंग में है, वो वेद की टीचिंग में कहाँ ये सब जो है एक्टिविटी और ये। अरे हमने आपने सबने देखा है कि जब कोई मंत्र पढ़ते हैं तो उस मंत्रों के साथ एक हाथ का, एक जो है भाव का समावेश होता है। एक जब कोई हम अनुष्ठान करते हैं तो एक मंत्रणा और एक साधना के साथ साथ हम कहीं अपने आप को केंद्रित करते हैं। लर्निंग में यही होता है जो अभी तक हम आपने आपको अब एग्जाम्पल दिया है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या एक्सपीरियंशियल लर्निंग, या इसमें जो कहते थे कि एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जो हम कई विधियों से प्राप्त करते हैं, उनमें इसका भी समावेश है और इसकी आवश्यकता भी है। इस पर ध्यान देने की भी बात है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें जो दिखाई पड़ रही हैं कि हमारा मिडिल स्टेज में, हमारा प्रिपरेटरी स्टेज में हमको नेचर से लर्न करना होगा, हमको नेचर के साथ रहना होगा, हमको कम्युनिटी के साथ रहना होगा, हमको हर सेक्टर्स के साथ मेरा एक्सपोजर होना चाहिए। ये भाव जो है बहुत ही जरूरी है और शायद हमारे शिक्षक में अगर ये भाव आएगा तो विद्यार्थी जरूर इसे ग्रहण करेगा, जिससे कि कुछ दूरी बनती जा रही है, हम दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसा स्थिति ना आए कि हम इतने दूर चले जाएं और हम दूर होते जा रहे हैं, दुनिया उसके नजदीक होती जा रही है। हमारी चीजें उनको अच्छी लग रही हैं और वो उसके नजदीक जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था भी इसमें दी गई है। तीसरी चीज जो बात सबसे बड़ी रही हमारे NEP 2020 में, असेसमेंट के बारे में उन्होंने पूरा का पूरा परिवर्तन किया है। प्रोग्रेस कार्ड के बारे में जिस तरह की बात कही गई है वो देखिए आप, तो अनूठा है। तो प्रोग्रेस कार्ड तो बनाते जरूर थे हम पहले, लेकिन अब जो प्रोग्रेस कार्ड की व्यवस्था बनेगी आपकी, वह बिल्कुल ऐसा होगा, वह आईना है और वह विद्यार्थी के लिए इतना बड़ा एक स्ट्रांग फोर्स होगा कि वो अपने कुछ भी जो है उसकी अंदर की हिडन पोटेंशियल थी उसको जागृत करेंगे अगर आप, वो हमें करना होगा और वो उसके प्रोग्रेस कार्ड में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। तो जो उसकी ढेर सारी मेधा शक्ति के आयाम थे वो सारी जो है अभी विजिबल हो जाएगी। वो करना भी चाहिए। हम शायद उस पर कहीं उसको पीछे छोड़ देते थे। हम उसको कहते थे अरे ये तो बड़ा तेज है, ये तो गणित फटाफट मौखिक लगा लेता है, और दूसरे के पास कुछ है उसको हम देखे ही नहीं पाते थे। तो देखने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आज जो हम लोगों का भी लगभग 1 घंटे से 5-7 मिनट कम रहा होगा, कुछ समय का 5-7 मिनट आप लोगों को बिगिनिंग में चला गया, वो क्षमा करेंगे उसके लिए। और अभी जो है मैंने पूरा का पूरा आपका 1 घंटे का संवाद किया। आपका आगे सेशन है, मुझे बताया गया है। आप सुदृढ़ हो, समृद्ध हो, आपकी टीचिंग और लर्निंग की जो व्यवस्था है वो भी समृद्ध हो, आप सुखी रहें। आप इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान अपने को स्वयं को सेफ रखें, स्वयं का ध्यान पहले दें, परिवार का ध्यान दें, घर वालों का ध्यान दें, समाज का ध्यान दें, राष्ट्र का ध्यान दें, और आप मास्क लगाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉश योर हैंड सिंपल बाय सोप, कीप मास्क always when you are out, and keep simple that distance, not even किसी को आप ऐसे कर रहे हैं, आप उतना डिस्टेंस मेंटेन करिए जो कि 2 गज की बात कही गई है। मास्क लगाइए, सेफ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार। ठीक है, हाँ जी, एंड कर रहा हूँ। जी सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, प्रणाम सर, नमस्कार।